नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे, एकदम लाजवाब, शानदार हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सभी की तैयारी और पढ़ाई चली हुई है। उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और मैं आप सभी को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। आ जाइए सभी लोग। एक बार बीच में आप सभी का एक छुट्टी हो गई थी, उस दिन मैंने आपको बताया ही था, तो उसके बदले हमने आपकी जो क्लास है इसको आज लगा लिया है ताकि हमारे सिलेबस पे इस तरह का कोई भी फर्क ना पड़े। बताओ क्या हाल चाल है सभी के। सब कुछ ओके ओके, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलो जी, आप सब लोग अपने हालचाल बताओ। मैं आपको अपनी आगे की स्ट्रेटजी बताता हूं कि क्या मुद्दा हमें शेयर करना है। देखो, हमें जो चीजें डिस्कस करनी है आज, कल हमने पढ़ा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। बहुत अच्छे से हमने उसके बारे में सीखा। आज पहले उसके बारे में आप मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ और फिर हम उस टॉपिक से आगे चलेंगे। तो ये रहा आप सभी के सामने एक क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तसल्ली से पढ़िए, ईमानदारी से, और इसके क्वेश्चन करके दिखाइए। यदि किसी पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना है 2। तो इस माध्यम से हवा में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, क्रिटिकल एंगल कितना होगा। देखिए, आपको पता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध होता है। या तो आप ऐसे कहिए कि साइन आई सी इक्वल्स टू 1/n। तो साइन आई सी इक्वल्स टू 1/n की वैल्यू 2 हो गई, 1/2 हो गई। अब देखिए, साइन में 1/2 कितना होता है, तो साइन में 1/2 होता है साइन 30। ये अगर आपको याद नहीं है तो कल उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। अब हर दिन ये नहीं कहना है कि याद नहीं है, कल ये सारी चीजें बता दी थी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन से साइन को कंपेयर करोगे तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आईसी की वैल्यू आ गई है आपकी 30 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन है ए। ठीक है, कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन, क्रांतिक कोण का सवाल। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग मुख्य रूप से संचार में किया जाता है, यह प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु मैंने आपको बताया कि यह करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। देखिए, किसी भी चीज के चमकीले दिखने के पीछे, जैसे हीरे का चमकीला दिखना, कांच अगर टूट जाता है तो उसमें जो प्रकाश की किरण एक बार अंदर चली जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, बार बार वहीं टक्कर मारेगी। ऐसे ही ना, आपने देखा होगा कि पानी का जो बुलबुला है ना, पानी में जो बुलबुला है वो चमकीला नजर आता है। वो भी इसलिए आता है क्योंकि प्रकाश एक बार उसमें ट्रैप हुआ ना, फिर वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो इन सब के पीछे आप कहेंगे जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना ही छिपी हुई है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना केवल तभी घटित हो सकती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो क्या ही डिटेल चाहिए होगी। भैया वो स्पष्ट कह रहा है कि यार घटना तब घटित होनी चाहिए जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण का तो संबंध ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से है। बताइए, क्लियर। तो ठीक उत्तर आप सभी का रहेगा बी। बहुत 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 बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के अंदर उत्पन्न हवा का बुलबुला किस घटना के कारण एक चमकीले दर्पण या चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी प्रकाश वाले चैप्टर से कोई चमकने से संबंधित कुछ सवाल आएगा तो हमारा उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल है, अच्छा यहां तक खत्म हो गए। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जरा मुझे बताइए, कोई दिक्कत। अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो फिर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है। आपको पता है जैसे हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और जैसे हमने पढ़ा था परावर्तन, परावर्तन होता है दर्पणों से, तो अपवर्तन होता है लेंस से। और अपवर्तन में अभी तक, अच्छा देखो, अपवर्तन में अभी तक हमने ये देखा कि यार अपवर्तन का मतलब है कि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाए, जिसमें उसकी गति में परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते को बदल देती है, और इसी को हम कह रहे होते हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन का मतलब है कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम को पार करके चली जाए। अब देखिए, जो अपवर्तन है वो वैसे तो हर चीज से हो रहा है भाई, प्रकाश की किरण पानी में जाएगी तो भी अपवर्तन है, दूध में जाएगी तो भी अपवर्तन है, लेकिन स्पेसिफिकली हमें जो अपवर्तन पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है लेंसों से अपवर्तन। अब लेंस क्या होते हैं, पहले आप लिखिए, लेंसों से अपवर्तन। जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था दर्पणों से, परावर्तन भी तो किसी से भी हो रहा था, याद है आपको, भाई दीवार से प्रकाश टकरा रहा है, उसका भी परावर्तन हो रहा है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। ऐसे ही अपवर्तन बहुत सारी जगह हो रहा है, बट हमें स्पेसिफिकली कहां पढ़ना है, लेंसों से अपवर्तन। तो लिखिए, लेंसों द्वारा अपवर्तन, लेंसों द्वारा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, कि लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आइए जरा देखें। तो पहले मैं आपको एक लेंस दिखाता हूं, हालांकि कहीं ना कहीं आप सभी ने लेंस जरूर देखे होंगे। देखिए, एक सेकंड रुकिए, देखिए ये मेरे पास एक लेंस है। अब ये जो लेंस है ना, अगर आप इसे छू पाते तो आप एहसास कर पाते कि ये लेंस ना बीच में से मोटा है, और मेरे पास अभी दूसरा लेंस है नहीं, कोई उसको ले गया। वो कैसा लेंस होता, वो ऐसा ही होता बट बीच में से पतला होता। तो ये हमारे पास दो तरह के लेंस हैं। अब लेंस की कोई परिभाषा लिखने की तो जरूरत है नहीं, ना कभी पेपर में पूछी जाती है, सीधी हमें पता करना है कि भाई दो तरह के लेंसों से हमें अपवर्तन पढ़ना है। कौन कौन से लेंस हैं जी, जैसे दर्पण दो थे, उत्तल और अवतल, ऐसे ही लेंस भी दो हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास में अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले मैं आपको डायग्राम बताऊं। जैसे ये ना बीच में से मोटा हुआ है, ये बीच में से उभरा हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा, मतलब आप जब देख रहे होंगे उधर से, तो आपको क्या नजर आ रही होगी, केवल एक लाइन, और लाइन के बाद दो यहां उभरे हुए हिस्से। तो अगर मैं इसको यहां बनाऊंगा ना, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही तो बनेगा, इस तरीके से। और जो वो बीच में से दबा हुआ था ना, उसका अगर मैं डायग्राम बनाता तो वो इस तरीके से बनता। आज समझ में आया कि जिस डायग्राम को हम ऐसा बनाते हैं वो एक्चुअल में ये होता है, मतलब आप ऐसे देख रहे होते हो, है ना। तो भैया जी ये कहलाता है आपका उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और ये कहलाता है आपका अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, अगर आप टॉर्च यहां से जलाओगे, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, और ये क्या करता है, ये किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ऐसा आपने खूब चश्मे के लेंस से कागज को जलाने का काम किया होगा, बचपन में किया था कि नहीं, या बचपन में मक्कारी कैसे करते थे, कोई बैठा है धूप में, तो जैसे हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो सर्दियों के समय में सर जो है, मतलब हमारे यहाँ हुआ करते थे फर्श, तो फर्शों पे बाहर ही बिठा लेते थे। तो जैसे कोई लड़का बैठा हुआ है ना, उसकी गर्दन पे यहां उसको फोकस कर देते थे पीछे, और यहां से वो बहुत देर तक लाइट डालने के बाद में ना लाइट को फोकस कर देता था और एकदम से जला देता था उसको। भाई इससे कागज तक जल जाता था, वो बचपन में आपने किया होगा ये, है ना। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि आने वाली किरणों को एक बिंदु पे फोकस कर देता है। वहीं जो अवतल लेंस है ये क्या करता है,
कि आने वाली किरणों को बिखेर देता है, यानी कि डायवर्ज कर देता है इस तरीके से। तो जो किरणों को इकट्ठा करता है इसे आप कहते हो अभिसारी लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। और जो किरणों को बिखेरता है इसको कहते हैं हम डायवर्जिंग लेंस, यानी कि अपसारी लेंस। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर सच में आपको याद हो तो एक बात बताओ कि जो दर्पण में उत्तल था ना वो किरणों को बिखेर रहा था, यानी कि उत्तल दर्पण अपसारी हुआ करता था और अवतल दर्पण अभिसारी हुआ करता था। यहां पे जस्ट उल्टा है। ये बात किस किस को समझ में आ गई? सच में दिल बना के भेजो। और पता है मैंने कहा था कि दर्पण और लेंस सिर्फ एक दूसरे के उल्टे हैं। जिसने दर्पण बहुत अच्छे से पढ़े है ना, लेंस उसको यहां याद होते चले जाएंगे, ऐसे याद करता चला जाएगा फटाफट फटाफट। तो जल्दी एक बार बता दो कि हाँ ठीक है भैया, ये बात मुझे यहां तक समझ में आ गई है। ठीक है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो फिर वही प्रोसीजर से पढ़ना है हमें। अब इस टॉपिक के बाद बताओ हमने दर्पण में क्या पढ़ा था, आपको याद है? तो इस टॉपिक के बाद हमने दर्पण में पढ़ा था कि भाई दर्पण से संबंधित मुख्य मुख्य परिभाषाएं क्या होती हैं। फिर हमने इस टॉपिक के बाद पढ़ा था अलग अलग जगहों पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। सब कुछ अब सेम सीक्वेंस में चलने वाला है। तो लिखो, लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। ठीक, लेंस से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं देखिए। देखो क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक के लिए है तो वो सभी के लिए होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, ठीक है, और इस पर प्रकाश की किरणें इधर से आ रही हैं, तो ये क्या करेगा? किरणों को यहां पे इकट्ठा कर देगा। अच्छा देखो, पता है लेंस में क्या है कि लेंस में एक फायदा है, आप किरणें किधर से भी डाल सकते हो। भाई दर्पण में तो आप एक ही साइड खड़े हो सकते थे, लेकिन लेंस में तो किधर की साइड से भी किरणें डालो। हालांकि हम डालेंगे इधर की साइड से ही, बट भाई फ्री तो मैं दोनों साइड से डालने के लिए हूं ना। तो आप चाहे ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर ये इसे इकट्ठा कर देगा। तो मतलब इसमें ना हमें दो फोकस मिल सकते हैं। हमें इसमें दो तरह के फोकस मिल जाते हैं, एक यहां मिल सकता है और एक मिल सकता है यहां। ठीक है, तो इधर की साइड वाला जो फोकस है इसको मैं कहता हूं F1, और इधर की साइड का जो फोकस है इसको मैं कहता हूं F2। तो F1 क्या है? F1 को कहता हूं दोस्त मैं प्राथमिक फोकस। जो ऐसे मान लो पहली दूसरी साइड, पहली साइड पड़ेगा प्राथमिक फोकस, प्राइमरी फोकस। ठीक, F2 क्या है? F2 होता है आपका द्वितीय फोकस, यानी कि सेकेंडरी फोकस। ठीक है, प्रथम फोकस हो गया, द्वितीय फोकस हो गया। अब देखो इसमें से मुख्य अक्ष तो मुख्य अक्ष ही रहेगा, वो तो सबको पता ही है ना यार। ये रहेगा आपका प्रिंसिपल एक्सेस में, बना ही नहीं रहा। अब इसमें जो बीचों बीच का हिस्सा होगा ना, जैसे जो दर्पण में बीचों बीच का हिस्सा होता था, आपको समझ में आता था? क्या कहते थे हम उसको, बताओ? ध्रुव कहते थे, पोल कहते थे। देखो यहां पे जो बीचों बीच का हिस्सा होगा ना, उसको मैं O से दिखाऊंगा, और O का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा ये भी देखो, ये भी फोकस दूरी कहलाएगी,
और ये भी फोकस दूरी कहलाएगी, दोनों ही फोकस दूरी कहलाएंगी। क्या फर्क है, ये आपकी प्राथमिक फोकस दूरी, ये द्वितीयक फोकस दूरी हो जाएगी। हालांकि प्राथमिक द्वितीयक अभी हम वैसे नहीं पढ़ते ना, पेपर में पूछा जाता, वो बस फोकस दूरी कहता है। दोनों ही तो फोकस दूरी है, दोनों ही बराबर हैं, केवल नाम अलग अलग हैं। तो ये बताओ क्लियर। अब यहां पे एक टर्म को समझिए आप, टर्म कौन सी समझनी जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि फोकस दूरी के 2 गुने पे, अगर मान लो मैं इसके 2 गुने पे कोई पॉइंट देखूंगा, तो वो दर्पण में क्या हुआ करता था, जरा बताना, फोकस दूरी के 2 गुने पे दर्पण में कौन सा पॉइंट होता था। आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। जैसे ये एक दर्पण है, और अगर मान लो ये इसका मुख्य अक्ष है और यहां इसका फोकस था मान लो, तो इसके 2 गुनी दूरी पर कौन सा पॉइंट होता था, बताना भैया जरा। जी दीदी, बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। उल्टा पलटा उत्तर करत हो बाबू, ऐसन कैसन चलेगा। बहुत बढ़िया गुलशन, विकास, अभिषेक, बहुत शानदार। उसको हम कहा करते थे, दूरी को आर कहते थे अंकित, वेरी गुड, और पॉइंट को सी कहते थे। मतलब कुल मिला के देखो इसकी 2 गुनी दूरी पर होता था। अब यहां देखो ये है F1, तो इसकी 2 गुनी दूरी पर जो होगा ना, उसको कह देंगे 2F1। 2F1 का मतलब ये द्वितीयक नहीं है ना, ये प्राथमिक है, द्वितीयक है। इसका कोई नाम नहीं है, बस ऐसा समझ लो ये इसके डबल पे है, ये इसके 2 गुने पे है, फोकस के 2 गुने पे, बस इसको वो 2F1 के नाम से ही जानता है, कुछ नहीं। तो इसको प्राथमिक, इसको द्वितीयक मत कह देना लाला, प्राथमिक ये है, द्वितीयक ये है, और ये इसके 2 गुने पे है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई जी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है लेंस से रिलेटेड। अगला लिखो, जैसे हमने दर्पण से पढ़ा था वैसे लेंस से पढ़ेंगे। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए क्या क्या नियम होते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनने के। ये एक लेंस है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये है F1, इस कलर से ले लेते हैं। ये है F1, ये है F1 का 2 गुना, ये है F2 और ये है F2 का 2 गुना, ठीक है। आ जाओ, 1 2 3 केस। कौन कौन से केस हैं। पहला केस बिल्कुल सेम टू सेम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम क्लियर है। मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। जो किरण आ ही फोकस से रही है, जो किरण आ ही फोकस से रही है, ये अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। बोलो यस और नो। जो किरण ओ से आ रही है, यानी कि इसके प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, वो अपना रास्ता बगैर बदले सीधी निकल जाएगी। बोलो यस और नो। वो अपना रास्ता बगैर बोले सीधी निकल जाएगी। सर मुझे आपसे मिलना है, आपका आशीर्वाद से मेरा एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन हो गया है। भाई वाह अभिषेक, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मिलने के लिए आप आइए, रोजगार युद्ध अंकित अपने ही ऑफिस पे आ जाइए, यहाँ पे आपको सभी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी ये 3 नियम याद कर लोगे। कुछ नहीं है यार, पहले जैसे नियम है लल्ला, एक बार जरा बोल के बताओ। और इसको आप खुद से लिखिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जा रही है, फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जा रही है। इसको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, एक बार आप ऐसा लिख लो। मैकाल कुमार भैया ये बात कब समझोगे यार, यहां क्यों का नहीं पूछना है कि ऐसा क्यों, याद करनी है चीजों को, ऐसा बात नहीं करनी है भाई। बाबू बाबू गड़बड़ गड़बड़ बात नहीं करना है, ठीक है।
अरे भैया पिंटू निषाद, तुम जो है ना, तुम कम से कम छठे बैच में पढ़ रहे हो ये चीज, और तुम भी भूलोगे तो कैसन बात बनेगी। क्या समझना क्या है इसमें, मुझे बताओ, समझना क्या है? समझना कुछ नहीं है यार। फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर खत्म। भाई समांतर और यार मुख्य अक्ष का, फोकस और मुख्य अक्ष के समांतर का संबंध है। फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी फोकस से जाएगी, खत्म कहानी। ठीक है जी, चलो आगे देखो। अगला मुद्दा आता था, आपको याद हो, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। देखो चिन्ह परिपाटी में हमें क्या पढ़ना है कि मान लो ये एक दर्पण है, लेंस है, सॉरी, ये एक लेंस है और ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। तो इधर की दूरी कैसी ली जानी है, इधर की दूरी कैसी ली जाएंगी, ऊपर की दूरी कैसी ली जाएंगी, नीचे की दूरी कैसी ली जाएंगी। तो आपको पता है कि यार पहली चीज तो सारी दूरी ओ से ली जाएंगी। ठीक, इधर की दूरी प्लस में, इधर की दूरी माइनस में, ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में। ये क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन जो है ना, उसको लिख लो कि भैया चिन्ह परिपाटी जो है ना, वो एज इट इज कैसी है, दर्पण के जैसी है, यानी कि सेम एज मिरर है, बिल्कुल दर्पण के जैसी, कोई चेंज नहीं है। ठीक, बताइए क्लियर? अच्छा चलो, इस चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके मुझे आप बताओ, एक सवाल आएगा कि बताओ भाई उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो देखो जैसे ये है, मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, सवाल आएगा बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी है। तो आप कहोगे यार भैया यहां तो कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर मान लो ये इस तरह का एक दर्पण होता तब क्लियर है कि सर्कल इधर ही कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहां तो सर्कल दोनों साइड कंप्लीट हो सकता है, सर्कल इधर भी कंप्लीट हो सकता है, सर्कल इधर भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड ये मानेंगे, हमें इधर की साइड वाले सर्कल को ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इधर की साइड वाला सर्कल इधर कंप्लीट होगा बस, यानी कि जो उत्तल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी। अगर यही सवाल अवतल दर्पण के लिए आ जाए, ये आ गया आपका अवतल दर्पण के लिए, तो भी हमें केवल पहला वाला, इधर से चलो और पहला वाला सर्कल जो होगा उधर, उसको ही हमें कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं, दर्पण में भी हमने ऐसा माना कि वस्तु भी इधर रखी हुई है और प्रकाश की किरणें भी इधर से ही आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको कैसे लोगे आप? इसको देखोगे आप निगेटिव में कि भैया इसकी फोकस दूरी वगैरह किसमें होती है, माइनस में होती है। कोई मुश्किल नहीं है। एक बार फटाफट बताएं, हाँ जी क्लियर है? एक बार इसके लिए थम्स अप करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अरे नहीं लाला कैसन बात करते हो, ये दर्पण का उल्टा नहीं है, ये दर्पण के ही जैसा है। मालिक ये दर्पण के ही जैसा है, क्योंकि जब तुम अवतल दर्पण देखते थे, उत्तल दर्पण देखते थे ना, तो उत्तल दर्पण का मतलब क्या था? उत्तल दर्पण का मतलब था ये। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती थी। ये चीज दर्पण के लिए उल्टा नहीं है। कुछ चीजें दर्पण से उल्टी हैं, कुछ चीजें दर्पण के ही जैसी हैं। इसमें तुम दिमाग मत लगाओ ना यार, तुम जहां दिमाग लगाओगे वहां गलती कर बैठोगे। तुम बस इतना समझो ना कि यार मैं तो प्लस माइनस से देख लूंगा, इसमें काहे रट रहे हो कि दर्पण से है प्लस में है माइनस में है। तुम बस इतना समझो कि हाँ इधर है तो प्लस में, इधर है तो माइनस में है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। जिसको जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखो, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। अब सुनो, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा हमने देखा, अगर हम बात करते हैं दर्पण की, मिरर की, तो मिरर में आपने क्या पाया होगा कि जो अभिसारी था ना उसके केस ज्यादा थे, यानी उसके 6 केस अलग अलग पढ़ने थे, और जो अपसारी था ना डाइवर्जिंग था, कौन? उत्तल दर्पणों में कह रहा हूं मैं, उसका केस केवल एक ही था, उसमें वस्तु को कहीं भी रखो हर तरह का प्रतिबिंब सेम ही बनता था।
तो पता है मतलब जो किरणों को इकट्ठा करता था दर्पण में उसके केस ज्यादा थे। ज्यादा का मतलब ऐसे याद रखो उसके गुण ज्यादा थे। यार जो किरणों को इकट्ठा कर रहा है ना, मतलब उसके पास ना गुण ज्यादा हैं, वो अच्छा आदमी है भाई, तभी तो लोगों के दिलों को मिला पा रहा है। और जो लोगों के दिलों को बिखेर रहा है, बिखेरने के लिए तो एक ही बात काफी होती है। तो उसका केवल एक ही केस था, ऐसे करके याद रख लो, है ना। तो आप याद रखो कि भैया यहां पर इकट्ठा करने वाला कौन है, उत्तल, तो यहां पे केस ज्यादा बनेंगे उत्तल के। ये थोड़ा सा उल्टा है, वहां पे अवतल के केस ज्यादा थे, यहां पे उत्तल के केस ज्यादा बनेंगे। वहां पे कॉनकेव के केस ज्यादा थे, यहां पे कॉन्वेक्स के केस ज्यादा बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कहिए कि यहां पे है उत्तल के केस ज्यादा। लिखिए, आप लिखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आओ जरा देखें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग स्थितियों में रखेंगे वस्तु को, रख के देखते हैं। आ जाओ, मैं अगले पेज पे ले लेता हूं ताकि मुझे पूरी स्लाइड मिल जाए। ये है हमारा उत्तल लेंस। और भैया सुनो, क्या आपको अवतल दर्पण के लिए वो सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद हैं कि वस्तु को कहां रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। दर्पण के लिए जो सिखाई थी एक बार थम्स अप करो, किस किस को याद है। जिसको याद नहीं है यही क्लास छोड़ दो, पहले उन्हें याद करो, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं उसी के बेस पे पढ़ाऊंगा। बस यहां पे हम अपोजिट करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पे कितने पॉइंट बनेंगे भाई, जैसे ये हो गया आपका F1 और ये हो गया F1 का 2 गुना, ये हो गया F2 और ये हो गया F2 का 2 गुना, राइट। अब देखो इसके 6 केस बना लेते हैं, 2 3 4 5, अभी जगह बच जाएगी। चलो इन सबको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो बन जाएगा एक और, 5 हो गया और ये हो जाएगा 6। ओहो गड़बड़ हो गया। चलो भाई तुम आ जाओ, 5 और 1 6, ठीक है। चलो अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो जो मैं पूछता जाऊं बताते हुए चले जाना। ये हो गया पहला केस, ठीक जी। ये हो गया दूसरा केस, तीसरा। तसल्ली से पढ़ेंगे, तसल्ली से, पता है बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं ऐसे ही। तो आप मुझे बताओ कि जब एक वस्तु को फोकस के आगे रखा जाता था, जब एक वस्तु को फोकस के आगे रखा जाता था तो मुझे बताओ प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी या वास्तविक? जल्दी से बताओ, जब एक वस्तु को फोकस के सामने रखा जाता था तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, बताइए। अरे भाई अंकित, आप मुझसे विनती कर रहे हैं कि जो समझाते हो वो लिख दिया करो। भाई मैं तो हर चीज को लिख के चल रहा हूं, जरा बताओ कि कौन सी चीज नहीं लिखी है मेरे दोस्त, एक बात बताइए। देखो ये चीज मैंने आपसे कहा, ये चीज ये लिखी तो है, और क्या करना है आप मुझे बताओ कि ये चीज नहीं लिखी है। अंकित भाई आप मुझे ये बताओ, भैया ये चीज मत लिखो, ये चीज नहीं लिखी है तुमने, मैंने ये चीज बस तुमसे होमवर्क में कहा है, इसको होमवर्क में कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। अगर आप बिल्कुल 4th क्लास के, बुरा मत मानना प्लीज, आप तो मुझे भैया जो आज्ञा दोगे मैं वो कर लूंगा। आपने पेड बैच लिया है, पैसे आपने दिए हैं, आप जो जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करो मेरे भाई अंकित। अगर हम हर चीज को मैं केवल ऐसे बच्चों की तरह लिखने बैठ गया तो सिलेबस नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अभी समझिए कि अब हमारे पास आधा घंटा शेष बचा है और मुझे एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट कराना है, उस बात को भी आप थोड़ा सा समझिए। तो मेरे हिसाब से समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी, ये हम दर्पण में लिख चुके हैं और मैं कुछ नहीं छोड़ता आपके लिए यार। मुझे पता है कि आप उतना हाउल्लड़ उसके लिए काट दोगे कहीं ना कहीं कि मुझे दोबारा लिखना ही पड़ जाएगा, लेकिन जो चीज मैंने करा रखी है मैं आपसे कह रहा हूं होमवर्क में कर लो मेरे भाई। इतना तो खुद से लिखना सीखो यार, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल 4th क्लास के बच्चे जैसा बन जाना है हमें कि बिल्कुल बस हाथ ही फिराना है। हर चीज तो लिखते हुए बता रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि भैया ये चीज नहीं लिखवाई आपने। चलो आप कोई ऐसी चीज बताओ, इसके लिए मैंने खुद बोला होमवर्क में कर लो आप, क्या दिक्कत है इसमें। चिन्ह परिपाटी में क्या लिखूं बताओ, इससे कभी कोई थ्योरेटिकली सवाल आएगा ही नहीं।
मैं ये लिखवाऊं कि इधर की दूरी प्लस में लोगे, उधर की दूरी माइनस में लोगे, ये इससे कोई सवाल ही नहीं आएगा। मैं ये लिखवाऊं ऊपर की दूरी प्लस में लोगे, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। खामखा काहे को आप नोट्स को इतना मोटा बना रहे हो? जितनी चीजें बस जरूरी है उतना लिखो यार, है ना? काहे को नोट्स की मोटाई बढ़ानी है? बताइए। बहुत बढ़िया। और आप सभी का शानदार उत्तर है कि भैया ये बनेगा आभासी, ये बनेगा आभासी यानी कि वर्चुअल। अच्छा, बाकी सभी स्थितियों में कैसा बनता है? बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक बनता है यानी रियल बनता है ना? कौन कौन सी स्थितियां होंगी भाई? वो एक बार F1 पे रखेगा, एक बार F1 के और इसके पीछे रखेगा, एक बार 2F1 पे रखेगा, एक बार 2F1 के पीछे रखेगा, और एक बार 2F1 से कहीं बहुत पीछे इनफाइनाइट पे रखेगा यानी कि अनंत पे रखेगा। ठीक है बच्चों, यहां पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां पे बनेगा, आपका उत्तर होगा कि यार पहले में तो केवल आभासी बनता है और दूसरे में वास्तविक बनता है यानी कि रियल बनता है। अब इस बात को मैं ऐसे थोड़े ना लिखवाऊंगा कि पहले केस में आभासी बनता है, दूसरे केस में वास्तविक बनता है। अब आप कह रहे हैं हर जो बात बोल रहे हो वो लिखवा दो। भाई लिखने का इसमें इतना ही जरूरी है, बस इतना आपको समझ जाना चाहिए। इससे सवाल क्या बनेगा कि जब कोई वस्तु फोकस के सामने रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? जी आभासी बनता है, खत्म, लिख तो लिया। ठीक है, तो हर एक केस में कैसा बनेगा मेरे दोस्त? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ये लो, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए आप, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए, सीधा या उल्टा? तो हमने सीखा था कि यार जो आभासी प्रतिबिंब है ना, ये होता है सीधा यानी कि इरेक्ट, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा यानी कि इनवर्टेड। तो आप कहोगे भैया जी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इनवर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इनवर्टेड बनेगा। बताओ, तुम कोई क्या समझ रहे हो? तुम कोई हिंदी विंदी पढ़ रहे हो क्या? चलो, अरे मजाक कर रहा था हिंदी के लिए ममतेज सर से, इसलिए, है ना? तो ऐसे मत समझना। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया आप सबका उत्तर। अब देखो, अब आता है कि इसकी स्थिति क्या क्या है, इसकी लोकेशन क्या क्या है ना? अच्छा, अब देखो लोकेशन कहां कहां बनेगी, जैसे कि हमने देखा था। अब यहां समझने की बात है, देखिए दर्पण के मामले में जो दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी होता है। तो दर्पण के पीछे का मतलब क्या है? इसलिए आभासी है क्योंकि यार मैं दर्पण के पीछे जाके थोड़ा ना देखूंगा। अब सुनो, लेंस में देखो, लेंस में हमारी चाहत हमेशा कैसी होती है कि भाई हमें चीजें दूसरी तरफ नजर आए। भाई जैसे मान के चलो मेरी आंख है, ठीक है, ये एक लेंस लगा हुआ है, तो मैं यही तो चाहूंगा चीजें मुझे कैमरा सामने नजर आए। ऐसा थोड़ी चाहूंगा कि लेंस और आंख के बीच में नजर आ जाए कैमरा, मुझे कभी नहीं चाहूंगा ना। यानी वस्तु और लेंस के बीच में थोड़ा ना प्रतिबिंब बनना चाहिए, नहीं। ये मान लो आंख है, ये लेंस है, फिर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब जो दूसरी साइड बनता है ना, दर्पण में इधर की साइड के प्रतिबिंब को आभासी बोलते थे, बट लेंसों में इधर की साइड के प्रतिबिंब को वास्तविक यानी कि रियल बोलेंगे। यहां भी उल्टा है। तो अगर आप आभासी प्रतिबिंब कह रहे हैं ना, तो वो वस्तु की ही ओर बनेगा। आपको याद है? देख भाई, अगर याद नहीं करके आए हो ना, रिवीजन नहीं करके आए हो दर्पण का, तो महान कंफ्यूज हो गए, और करके आए हो तो बहुत आसान लगेगा। मैं इतना सा कह रहा हूं सिर्फ कि दर्पण में इधर के प्रतिबिंब को हम आभासी बोलते थे, इसमें इधर के प्रतिबिंब को आभासी बोलेंगे। समझ गए ना? तो अगर लेंस में आभासी प्रतिबिंब कह रहा है तो वो वहीं बन रहा है जिधर वस्तु रखी है। तो आप कहोगे भैया स्थिति है वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर यानी कि टुवार्ड ऑब्जेक्ट, कि वस्तु की ही ओर बन जाएगा। ठीक है, बाकी फोकस और इंफिनिटी, अपने प्यारे प्यारे फोकस और इंफिनिटी। फोकस का संबंध किससे है? जब वस्तु फोकस पे रखी है भाई, इसमें भी प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा, इनफाइनाइट पर ही बनेगा। और जब वस्तु ही अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब इसमें फोकस पर ही बनेगा, प्रतिबिंब इसमें फोकस पर ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अब आप अगली चीज समझो इसमें कि बाकी तीन स्थितियां, जैसे वहां हम C को पकड़ लिया करते थे, यहां पे आप C की जगह कौन काम कर रहा है? 2F1, तो 2F1 को पकड़ लो।
यहां पे मैंने पकड़ लिया 2f1 को। एक बार वस्तु 2f1 के आगे रखी है, एक बार 2f1 पर, एक बार 2f से पीछे। तो जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 2f1 पर ही बनेगा। कहां बनेगा? 2f1 पर। एट सॉरी, गलत कह गया मैं। जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा यहां। ठीक है, तो आप कहोगे जी प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पर, 2f2 पर बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो। अब यहां एक काम करना है तुम्हें कि अगर वस्तु, देखो जब वस्तु 2f1 पर रखी है प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। ठीक है, जब वस्तु 2f1 से आगे रहेगी तो प्रतिबिंब भी 2f2 से आगे चला जाएगा, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा ऐसे करके। ठीक है, जब वस्तु 2f1 से पीछे आएगी तो प्रतिबिंब भी इससे पीछे आ जाएगा। कितना आसान है भाई, 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा, 2f से आगे है तो प्रतिबिंब भी 2f से आगे, वस्तु 2f से पीछे है तो प्रतिबिंब भी 2f से पीछे। अब सवाल आएगा पेपर में कि जब वस्तु 2f1 से आगे होती है तो प्रतिबिंब 2f2 से आगे बनता है। तो आप कहोगे जी 2f2 से आगे, यानी कि बियॉन्ड 2f2। जब वस्तु 2f1 से पीछे होती है तो प्रतिबिंब 2f2 से पीछे होता है। तो आप कहोगे, अब देखो 2f2 से पीछे का मतलब इनके बीच में हो गया, ये f2 और 2f2 के बीच में। तो आप लिखोगे f2 व 2f2 के बीच में, यानी कि बिटवीन f2 एंड 2f2। बोलो ठीक है ना? ट्रिक से तो याद करना है चीजों को। अगर आप इसको किसी सूत्र से याद करोगे फिर तो होली है। अब सुन लो इनका आकार। देख भाई, आकार के लिए हम क्या करते थे यार? आकार के लिए हम इसको पकड़ लेते थे, और जब वस्तु इस पे रखी है ना तो प्रतिबिंब बनेगा समान आकार का। समान आकार यानी कि सेम साइज। और जब वस्तु इससे ऊपर कहीं भी रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा, यानी कि एनलार्ज। कैसा बनेगा? बड़ा यानी कि एनलार्ज। बड़ा यानी कि एनलार्ज। और जब इससे पीछे रखी होगी नीचे के केसों में छोटा बनेगा। छोटा यानी कि डिमिनिस्ड। छोटा यानी कि डिमिनिस्ड। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो कि अगर प्रतिबिंब बनना है अनंत पे तो अनंत का मतलब बहुत बड़ा, तो अनंत का मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा यानी कि हाईली एनलार्ज। और छोटे का मतलब फिर यहां जब अनंत पर है, जब प्रतिबिंब फोकस पे बनना है तो बहुत छोटा। बस इनके सामने बहुत बहुत लगा दो, दोनों के सामने हाईली लगा दो। ठीक है, बताओ क्लियर? 99% बच्चों को क्लियर हो गया। जिस 1% को नहीं हो रहा है ना मेरे भाई, आप ना फिर आप परावर्तन आपने पढ़ा ही नहीं है, रिफ्लेक्शन याद नहीं किया, क्योंकि वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है बट वैसा सा ही है ये। एक बार प्लीज आप उसे पढ़ के आओ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें कोई नियम कानून नहीं है, बस सीधा सीधा हमें याद रखना है कि वस्तु यहां रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दैट्स इट, खत्म। बताइए जरा, क्लियर? कुछ है ही नहीं, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गए उत्तल लेंस के द्वारा। अब पढ़ो अवतल लेंस द्वारा। देखो अवतल लेंस द्वारा यानी कि बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के द्वारा। देखो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जैसे ये है अवतल लेंस, ठीक, तो जैसे उत्तल दर्पण के द्वारा बन रहा था ना, वही इसके सारे गुण होंगे। जैसे आपको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था? हमेशा आभासी। तो यहां अवतल लेंस में प्रतिबिंब, पहला पॉइंट तो है हमेशा आभासी, बिल्कुल उसी के जैसा है, हमेशा आभासी यानी कि ऑलवेज वर्चुअल। वस्तु को चाहे जहां रख लो,
हमेशा आभासी बनेगा। अरे उत्तल दर्पण जैसा तो है भैया, कोनो चेंज नहीं है। अगला आइए जी, अगर हमेशा आभासी बनता तो इसको आप कहते ये हमेशा सीधा ही बनता, ये ऑलवेज इरेक्ट ही बनता, ठीक है। इसके अलावा ये हमेशा छोटा बनता, कैसा बनता, ये हमेशा छोटा बनाता, ऑलवेज डिमिनिश्ड बनाता। और अगर देखो आभासी है, आभासी का मतलब पता है क्या है, वस्तु भी इधर रखी है और प्रतिबिंब भी इधर बन गया, वस्तु की साइड ही प्रतिबिंब अगर बन जाए तो वो आभासी है लेंस में। तो आप कहां कहोगे, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन होती है वस्तु की ओर, यानी कि टुवार्ड ऑब्जेक्ट ही होती है, वस्तु की ओर ही होती है। पीछे वाले को लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले को आराम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको समझ लो, लिख लेना उसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ समझ आ गया, ठीक है। तो अगर आपने उत्तल और अवतल दर्पणों को पढ़ा था तो बिल्कुल उसी के जैसा है ये, ठीक है। नोट हो गया, नोट कर लो और 30 सेकंड में फिर पीछे वाला नोट कर लेना, कुछ साथियों का जो रह गया है। चलो बहुत बढ़िया, अब आराम से इसको नोट कर लो। अब अगला टॉपिक क्या आना चाहिए, दर्पण से रिलेट करते चले जाओ ना, तो अगला टॉपिक आ जाना चाहिए इसके उपयोग। उपयोग पढ़ेंगे हम मानव नेत्र में, ह्यूमन आई में इसके उपयोग पढ़ेंगे, मानव नेत्र का पूरा टॉपिक है, तब पढ़ेंगे इनके उपयोग कहां कहां होते हैं। तो अभी अगला मुद्दा जो आपका आएगा, अगला मुद्दा जो इसमें रहने वाला है वो रहेगा मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। आवर्धन सब कुछ इसका दर्पण के जैसा ही रहता है, बस आवर्धन में थोड़े से चेंज हैं, फॉर्मूले चेंज हैं, बाकी सारा आवर्धन सेम रहता है। एक बार फटाफट से नोट कर लो। हाँ जी, किस खुशी में, किस किस की आज ही थी, अच्छा किस किस कोर्स में, ठीक है ना। चलो भैया, वर्षा मैम और किरण मैम की मैराथन कंप्लीट हुई है, खाओ यार तुम भी लो, रसगुल्ले आए हैं उस उपलक्ष्य में। ठीक है, चलो तो इनको केसों को डायरेक्टली याद रखो। आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे हमने दर्पण के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल किए थे, वैसे ही सवाल इससे भी पूछे जाएंगे। आप मुझे बताओ, जैसे सवाल आएगा कि अगर एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अगर एक वस्तु रखी ही अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर एक वस्तु फोकस से पीछे रखी है तो प्रतिबिंब फोकस और मतलब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, इस तरीके से। ठीक है भैया, तो कल तो छुट्टी रहेगी संडे, परसों हम आवर्धन से शुरुआत करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। तो आवर्धन के सूत्रों में थोड़ा थोड़ा चेंज है, कंसेप्ट वही रहेगा। आवर्धन में भैया ऑन रिक्वेस्ट एक बार बच्चों उसको पढ़ के आना कि प्लस के लिए आवर्धन कैसा होगा, माइनस के लिए क्या होगा। मैंने आपको जो ट्रिक्स याद कराए थे, एक से छोटा है, एक से बड़ा है, एक से बराबर है, क्योंकि वो सारा कंसेप्ट बिल्कुल इसमें दर्पण जैसा ही लगेगा। फॉर्मूले थोड़े से चेंज होंगे, न्यूमेरिकल करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो एक बार आप रिफ्लेक्शन को जरूर पढ़ के आइएगा। अब सुनो, कल है संडे और मैं आपको हर शनिवार या शुक्रवार ये कहता हूं कि मेरे भाई आप सभी को संडे को जितना आपने पहले पढ़ लिया है इन 6 दिनों में, या शुरू से जब से आपने पढ़ना शुरू किया है, शुरू से का मतलब जब से आपने इस कोर्स के लिए पढ़ना शुरू किया है बैच के साथ में, तब से लेकर और जितना आज तक आपने सीखा उसका पूरा रिवीजन कल आपको करना है। इतना ही रिवीजन करना है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम लगेगा। जो आपने पहले पढ़ लिया उसमें कोई समय नहीं लगेगा, उसमें बहुत जरा सा समय लगेगा। बाकी सारी चीजों में आपका टाइम आगे चलता चला जाएगा। तो कम कम समय अपने आप होता चला जाएगा अगर आप बहुत बार रिवीजन कर लेंगे चीजों का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, फिर हम लोग मिलेंगे। एक बात ऐसी कही है, एक भाई ने थोड़ी हंसी आ गई,
ठीक है, फिर कभी बताऊंगा। चलो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू भाई अभिषेक, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू दीदी।